तो सर सबसे पहले मेरे को आपसे मतलब ये जानना है कि टैक्स लगाया क्यों जाता है। I think Einstein has said this sometime. Death and taxes, these are the two eternal realities of life. मृत्यु और टैक्स, ये दोनों ही शाश्वत चीजें हैं दुनिया में। ओके तो बचपन में मुझे भी लगता था यार, बहुत लोगों बच्चों को आज भी लगता होगा यार, गवर्नमेंट के पास तो खुद की प्रिंटिंग प्रेस है, जितना चाहिए उतना पैसा वो तैयार कर सकते हैं, तो हम क्यों गरीब हैं। ये अगर इसी टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो लाखों में व्यूज़ आ जाएंगे। Correct. तो सर जैसे आपने बात करी कि डेथ होनी है बट कई लोग मोक्ष को भी प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसे ही क्या हम टैक्स से नहीं बच सकते। पॉइंट ये है कि अगर एक खड्डा है उसको आपको भरना है, तो आपको कहीं ना कहीं दूसरा खड्डा करना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टैक्स के ऊपर। अब टैक्स का नाम सुनते ही कई लोग भाग जाएंगे कि भाई हमें नहीं जानना, जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। देखो ऐसा नहीं होता, आपका खुद का हार्ड अर्न मनी है, आपको टैक्स के ऊपर सारी की सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लाइक कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, जैसे मेरे पास ये टैबलेट है, ये माइक है, तो इसके ऊपर भी आपने पहले ही टैक्स भरा हुआ है। इसके साथ साथ आप कुछ पैसा जनरेट करते हो, मतलब कि आप इनकम कमाते हो, तो आपको इनकम के ऊपर भी टैक्स देना होता है। तो टैक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों लगा, कैसे है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट STCG, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। अब देखो, अब मैं खुद से कुछ भी नहीं बताऊंगा, हमने यहाँ पर गेस्ट को बुलाया है जो कि एक IRS ऑफिसर रह चुके हैं, सुजीत बांगड़ जी। तो सुजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू। तो सर सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हम टैक्स के बारे में जानेंगे, साथ साथ आपकी लाइफ जर्नी भी जानेंगे कि आपने कैसे स्टार्ट किया, IRS में कैसे, क्या होता है, और उसके बाद टैक्स के ऊपर। तो सबसे पहले एक बार आप अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिए। 2004 आई ज्वाइन IRS। आई वॉज एट द एज 22, 22 साल का उम्र था तब। अराउंड 12 साढ़े 12 साल आई वॉज इन IRS। ओके, तो तो 22 साल में आपने ज्वाइन किया, तो मतलब आपकी काफ़ी यंग एज थी, तो आपने UPSC मतलब स्टार्टिंग अपने अर्ली एज में ही निकाल दिया। वो पहले अटेम्प्ट में IRS मिल गया। पहले अटेम्प्ट में ही? हाँ। ओके। जब IRS में था तो मैंने डिपार्टमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मुझे मिला। मतलब मैं खुद को एक नसीबवान समझता हूँ कि 2004 को मेरा सिलेक्शन हुआ और 2 साल का ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग के बाद जब मेरा पोस्टिंग हुआ 2006 में, तो 2006 में इंडिया में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम स्टार्ट हो गया। तो मेरा पूरा करियर जो है, इसकी टाइमलाइन इनकम टैक्स के डिजिटाइजेशन की टाइमलाइन मैच होती है। तो प्रैक्टिकली एज ऑन टुडे आप टैक्सेशन का कोई भी इशू है, तो चंडीगढ़ का भी टैक्स पेयर है तो उसका इशू कोई जबलपुर का या चेन्नई का टैक्स एडवाइजर भी उसको रिजॉल्व कर सकता है, क्योंकि अभी सब फेसलेस एंड ऑनलाइन हो गया। ओके। तो ये कंप्लीट 360 डिग्री जो जर्नी है, ये 2006 से लेके 2016 तक मैंने 10 साल में मैंने विटनेस किया। और इससे एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी सामने आ गई कि टैक्स कंप्लायंस में अगर डिजिटल और टेक्नोलॉजी बेस्ड हम कुछ प्रोडक्ट तैयार करेंगे या टेक्नोलॉजी बेस्ड हम सर्विस ऑफरिंग करेंगे, तो ये टैक्स पेयर का जो टैक्स फाइलर का जो एक्सपांडिंग बेस है, उनके लिए हम कोई अच्छा सॉल्यूशन तैयार लेके जा सकते हैं और उसके अराउंड एक अच्छा बिजनेस मॉडल तैयार हो सकता है। ये मेरे दिमाग में उस समय था। ओके। एंड एज इट इज सेड दैट यू कैन नॉट, बोलते हैं ना एक कि यू कैन अफोर्ड टू बी रॉन्ग बट यू कांट अफोर्ड टू बी लेट। तो हर एक चीज़ का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो 2016 में मैंने ये सोचा कि अभी ये अपॉर्चुनेट मोमेंट है कि आई हैव टू टेक अ प्लंज। तो मैंने रिज़ाइन किया और जनवरी 2017 वाज माय लास्ट मंथ। देन आई गॉट आउट ऑफ डिपार्टमेंट। उसके बाद मैंने तो कॉलेज एजुकेशन किया और डायरेक्ट IRS में गया। तो मैंने प्राइवेट सेक्टर या कहीं पे जॉब कुछ किया नहीं था। तो मुझे लगा कि एक बाहर की दुनिया कैसी है प्राइवेट में, थोड़ा सा एक एक्सपोजर होना चाहिए। तो मैंने अप्लाई किया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को। तो फॉर्चुनेटली मेरा एप्लीकेशन अप्रूव हुआ। तो 2017-18 मैंने एक साल बोस्टन में मैंने ये किया, एग्जीक्यूटिव MBA किया हार्वर्ड में, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। तो वो एक अनदर माइलस्टोन था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक तो इंडिया के बाहर का एक्सपोजर मिला, एक नेटवर्किंग का चांस मिला ग्लोबल कोहोर्ट के साथ, एंड आल्सो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट बिजनेसेस में, प्राइवेट इंटरप्राइजेस में मैनेजमेंट के इथोस क्या है, प्रैक्टिसेस कौन किए जाते हैं, इसका जो एक्सपोजर है वो मिला।
एंड देन उसके बाद मैंने कम्प्लीटली टैक्स बडी का मैंने एक taxbuddy.com लॉन्च किया, जो डिजिटल टैक्स कंप्लायंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, और धीरे धीरे बिल्ड करते अभी इंडिया में भी है, यूएस में भी ऑपरेशन है। तो दिस वे वी हैव गॉन। ठीक है। तो सर मतलब आपने 22 साल की मतलब उम्र में अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी, आपने 22 साल में यूपीएससी क्रैक किया, उसके बाद आप आईआरएस बने, आईआरएस के अंदर पूरी की पूरी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर सारी की सारी चीज़ें आपने सीखी। उसके बाद 10 से 15 साल के अंदर आपने खुद से रिज़ाइन डाल दिया क्योंकि आपको आगे और पढ़ना था और एक्सपोजर लेना था। फिर आपने हार्वर्ड स्कूल से आपने मतलब अपनी और एजुकेशन एम्फेसाइज करी, और उसके बाद अब आपने अपना खुद का स्टार्टअप, मतलब स्टार्टअप तो नहीं कहूँगा, मतलब अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी लॉन्च कर लिया है, टैक्स बडी। तो मतलब कुल मिला के आप एक राइट पर्सन हो टैक्सेशन के बारे में बताने के लिए। ठीक है। तो सर सबसे पहले मेरे को आपसे मतलब ये जानना है कि टैक्स लगाया क्यों जाता है? देखिए, आई थिंक आइंस्टाइन हैज सेड दिस समटाइम, कि आइंस्टाइन ने बोला है ये डेथ एंड टैक्सेस, दीज आर द टू इटर्नल रियलिटीज ऑफ लाइफ। मृत्यु और टैक्स, कर, ये दोनों ही शाश्वत चीज़ें हैं दुनिया में। ओके। राइट। क्योंकि आप पिछले 1000 साल 2000 साल 3 का आप हिस्ट्री लिखो ह्यूमन मैनकाइंड की, कहीं पे भी, तो दो ही चीज़ें कॉमन है, टैक्स एंड डेथ। चाणक्य ने भी अपने कौटिल्य में बोला था कि अर्थः एव प्रधानः, मतलब हर एक चीज़ का अगर कोई ये मूलभूत चीज़ अगर कौन सी होती है तो वो होती है अर्थ, यानी पैसा। इवन कोशम मूलो दंडा, मतलब इनकम टैक्स वालों की टैगलाइन भी यही है ना? वही इनकम टैक्स है, वही कोशम मूलो दंडा इनकम टैक्स का ही टैगलाइन है। यस, स्पेशल 26 मूवी देखी थी तो वहाँ पे टैगलाइन आई थी। हाँ, यस यस यस, करेक्ट 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 करेक्ट। तो सर जैसे आपने बात करी कि डेथ होनी है, बट कई लोग मोक्ष को भी प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसे ही क्या हम टैक्स से नहीं बच सकते? मतलब बचना इन द सेंस कि सरकार टैक्स माफ़ नहीं कर सकती, टैक्स हटा नहीं सकती बेसिकली, अगर मैं राइट वर्ड यूज़ करूँ तो। देखिए, आपने फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े होंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ना, वो इट इज़ अबाउट इनर्शिया, राइट। कि वो ये है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी पोजिशन और इफ ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग पोजिशन एंड इट इज़ वैक्यूम एंड इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड इट विल रिमेन इन दैट पोजिशन, राइट। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसको इन कॉमनली लॉ ऑफ इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। आप इंडियन या कोई भी इकोनॉमी में देखिए, इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट होता है या जो सेंट्रल बैंक होता है, उसको अथॉरिटी होती है पैसा प्रिंट करने की। तो बचपन में मुझे भी लगता था, या बहुत लोगों बच्चों को आज भी लगता होगा, यार गवर्नमेंट के पास तो खुद की प्रिंटिंग प्रेस है, जितना चाहिए उतना पैसा वो तैयार कर सकते हैं, तो हम क्यों गरीब है। ये अगर इसी टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो लाखों में व्यूज आ जाएंगे कि मतलब किसी बंदे ने वीडियो डाली कि सरकार तो खुद का पैसा भी छाप सकती है, हर किसी को जानना है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये तो कभी कभी सबको बचपन में ना, मुझे भी लगता था, बहुत लोगों को अभी भी लगता होगा कि यार घर सरकार के पास प्रिंटिंग प्रेस है, जितना चाहिए पैसा छपो, क्यों हमें अमेरिका से पैसा चाहिए, इधर से चाहिए, सब छपो। तो पॉइंट क्या है, वो एक्चुअली वो रियलिटी में हो भी सकता है अगर इकोनॉमी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जैसी चले। तो अभी क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट का एक 25 लाख डॉलर का टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, सपोज गवर्नमेंट का, और वो 25 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, और वो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को अलग अलग कामों के लिए कंट्री में यूज करना है। अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये 25 लाख करोड़ टैक्स से जो आ रहा है वो टैक्स जीरो करेंगे और 25 लाख करोड़ प्रिंट करेंगे, राइट, बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबल प्रिंट कर सकते हैं। पैसा किसके लिए लगेगा? लोगों के, एम्प्लॉयज़ की सैलरी के लिए लगेगा, डेवलपमेंट के वर्क के लिए लगेगा, किसी सब्सिडीज के लिए लगेगा। ये सब लगने वाला जो पैसा है 25 लाख करोड़ प्रिंट करेंगे और मार्केट में डलाएंगे, गवर्नमेंट लोगों के ऊपर टैक्स जीरो करेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, अभी करंट सिचुएशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन तैयार हो जाता है, मनी आ जाता है, बट गुड्स एंड सर्विसेज उतनी ही है। जैसे मार्केट में अगर 2 पेंसिल है और 2 कस्टमर है, तो एक पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 10 रुपये, राइट, लेकिन कस्टमर भी 2 ही है, तो एक पेंसिल की सेलिंग प्राइस है मैन्युफैक्चर 10 रुपये, सेलिंग प्राइस है 15 रुपये। तो 2 कस्टमर है, 2 कस्टमर मार्केट में जाएंगे,
हर एक को एक एक पेंसिल मिल रहे हैं तो 15 रुपये वो लेके आएंगे। लेकिन मार्केट में अगर 10 पेंसिल आ गए हैं और बायर 2 ही है तो दोनों बायर को एक एक ही पेंसिल लगने वाली है, मार्केट में 10 पेंसिल है। बिल्कुल। उस पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 रुपये है, लेकिन वो एक पेंसिल 10 पैसे तक आ सकती है, प्राइस ड्रॉप हो सकती है, बिल्कुल। क्योंकि सप्लाई ओवर सप्लाई हो गया ना। हम्म। तो अगर ये 25 लाख करोड़ गवर्नमेंट प्रिंट करके लाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, प्राइस राइज हो जाएगा। अभी प्राइस राइज नहीं होना है तो क्या करना चाहिए? तो जब मार्केट में जब ये 10 पेंसिल आए तो उसके सामने ये 2 कस्टमर है तो उसकी प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। अगर उसके सामने 10 कस्टमर आते हैं तो प्राइस ड्रॉप नहीं होगी, राइट? या फिर एक तो सामने 10 कस्टमर आने चाहिए फिर पेंसिल की प्राइस ड्रॉप नहीं होगी, या फिर पेंसिल का नंबर 2 के ऊपर नहीं जाना चाहिए प्रोडक्शन, तो प्राइस ड्रॉप नहीं होगी। तो लाइक वाइज गवर्नमेंट को अगर हाइपोथेटिकली टैक्स 0 करना है तो पैसा प्रिंट करना पड़ेगा, और प्रिंट किए हुए पैसे से गुड्स ऑन सर्विसेज का जो क्रिएशन है उसका स्पीड उनको इतना फास्ट होना चाहिए कि वो ऑप्टिमम लेवल तक जाना चाहिए। मतलब वो पूरा पैसा कंप्लीटली गुड्स और सर्विसेज के क्रिएशन में जाएगा, और जिससे वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर तैयार नहीं होगा। वो आइडियली पॉसिबल नहीं है। मतलब पैसा निकला, वो पैसे से इमीडिएट 2 महीने में फैक्ट्री तैयार हुआ, तीसरे महीने से प्रोडक्शन चालू हो गया। फॉर एग्जांपल इस प्रकार से अगर गुड्स ऑन सर्विसेज का क्रिएशन चालू हो गया तो फिर गवर्नमेंट को 1 रुपया भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर है वो नॉन डेवलपमेंट चीज़ों पे भी करना पड़ता है, सब्सिडीज़ भी करना पड़ता है, सैलरीज़ पे करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों ऐसे चीज़ों पे करना पड़ता है कि जिससे प्रोडक्शन नहीं होता, जिससे गुड्स ऑन सर्विसेज तैयार नहीं होती। और अगर जहाँ पे गुड्स ऑन सर्विसेज तैयार भी होती है तो वहाँ पे इनएफिशिएंसीज होती है, वहाँ पे पिलफ्रीजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है प्रैक्टिकलिटी। इसलिए गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने के बजाय दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट कैन नॉट यूज 0 टैक्स अनलेस गॉड भगवान ने हमें ब्लेसिंग्स दिए हैं और ऑयल रिजर्व्स निकलते हैं। मेरा तो सेकंड क्वेश्चन आपसे यही था कि दुनिया में ऐसा तो नहीं है कि सारे देश ही टैक्स इम्पोज करते हैं, कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे टैक्स नहीं लगता। तो वही है ना, अभी गल्फ में जाइए आप, 0 टैक्स है। रीज़न क्या है? अभी इंडिया में, सपोज इंडिया में ऑयल रिजर्व हो जाते हैं, यहाँ पे भी गल्फ में क्या है, ऑयल रिजर्व्स हैं, तो ऑयल वो एक्सपोर्ट करते हैं, ऑयल एक्सपोर्ट से उनको डॉलर मिलता है, डॉलर के अगेंस्ट वो करेंसी प्रिंट कर देते हैं, तो उनको लोगों से पैसा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी ट्रम्प ने जो नया स्टेटमेंट दिया है कि ग्रीन कार्ड का $5 मिलियन, वो ये 0 टैक्स की स्ट्रैटेजी है ना। ट्रम्प क्या बोल रहा है कि मैं टैक्स पेयर से टैक्स क्यों ले लूँ, मैं अमेरिका में जो आ रहा है उनको टैक्स करता हूँ। आपको ग्रीन कार्ड चाहिए, आइए $5 मिलियन दे दीजिए। आप $5 मिलियन दे देंगे तो ऐसे अगर उनके पास वो बोल रहा है 10-20 मिलियन एप्लीकेशन आ सकते हैं, और ऐसे आते हैं तो उसका नेशनल डेट उसका 0 हो सकता है, वो बोल रहा है। इवन ट्रम्प बोला कि फिर मुझे मेरे सिटीजन से टैक्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट यह है कि आपको एक खड्डा खोदना है, एक खड्डा आपको भरना है। अगर एक खड्डा है उसको आपको भरना है तो आपको कहीं ना कहीं दूसरा खड्डा करना ही पड़ता है। तो पॉइंट यह है कि आपको, या फिर कहीं से आपको मिट्टी लानी पड़ेगी। तो पॉइंट यह है कि आपको अगर टैक्स 0 करना है तो नेचर ने आपको आशीर्वाद देना चाहिए, कोई आपको ऑयल या कोई रिजर्व ऐसा निकलना चाहिए, राइट? बिल्कुल। या फिर आपकी इकोनॉमी इतनी आइडियल स्टेज पे जानी चाहिए, ऑप्टिमम स्टेज पे, कि जिससे इफिशिएंसी लेवल हाई लेवल पे जानी चाहिए, कि जिससे आपका टैक्स लगाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। सेकंड ऑप्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल है। तो गॉड ब्लेस अस, तभी टैक्स 0 हो सकता है। सर हम इंडिया के सिटीजन हैं तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया है कि हमारे ऊपर टैक्स लगेगा, कि मतलब सरकार को चलाना है, देश चलाना है तो टैक्स देना कंपलसरी है। हमारे पास कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स नहीं है कि ऑयल के खजाने हो या कुछ हो तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, ये तो हमारे लिए कंपलसरी हो गया। अब बात आती है सर टैक्स की। अब टैक्स के अंदर भी टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनके ऊपर बात करो तो इनके अंदर भी अपनी अपनी लिस्ट है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो एक बार आप थोड़ा सा इनके बारे में सॉर्ट कर दो। देखिए एकदम सिंपल चीज़ है,
महीने के अंत में जो आपके पॉकेट के अंदर जा रहा है वो है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो है इनकम टैक्स। वो छोड़ के बाकी जो भी टैक्स दिखता है अपने को, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में इंडिया में अभी ऐसा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स, फिर इनकम टैक्स में कैपिटल गेन टैक्स भी इनकम टैक्स ही है, वो अलग नहीं, वो इनकम टैक्स ही है, दैट इनकम टैक्स ऑन कैपिटल गेन, राइट। इनकम टैक्स ऑन रेगुलर इनकम, इनकम टैक्स ऑन कॉर्पोरेट इनकम, लाइक दैट इज इनकम टैक्स। और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स इज जीएसटी, मोस्टली गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, जीएसटी के बाद सब मर्ज हुए जीएसटी में। लेकिन जीएसटी में ना कुछ टैक्सेस, कुछ चीज़ें अभी जीएसटी में नहीं है, जैसे पेट्रोलियम वो जीएसटी में नहीं है, अल्कोहल जो जीएसटी में नहीं है, तो अल्कोहल के ऊपर स्टेट एक्साइज होता है, पेट्रोलियम के ऊपर स्टेट के टैक्सेस होते हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से सरकार पैसा ले लेती है, ले लेती है, वो नाम में आ जाता है कि इसके ऊपर टैक्स नहीं है, बट कुछ ना कुछ अलग से चार्जेस इम्पोज करके पैसा ले लेती है सरकार। मतलब अभी देखो दिन में हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हर एक चीज़ के ऊपर टैक्स है, हर एक चीज़ के ऊपर टैक्स है। मतलब टूथपेस्ट से लेके टूथब्रश से लेके जो खाने वाली चीज़ें, शुगर और फूड प्रोडक्ट्स और ये सब लेके हर एक चीज़ के ऊपर टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो जो इनकम अर्न करता है उसको ही पड़ता है, चाहे कैसे भी उसने इनकम अर्न की हो, चाहे उसकी रेंटल इनकम हो, चाहे उसका मतलब स्टॉक से पैसा आ रहा हो, किसी भी तरीके से इनकम हो तो वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आ गया। एज पर लॉ, एज पर सर कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से, इवन आपके पास इलीगल इनकम है, आपके पास स्मगलिंग का इनकम है, आपके पास कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ का इनकम है, कोई भी इनकम है, तभी टैक्स पे करना है आपको। एनी इनकम, कोई भी इनकम, आप कोई भी राशि आप जो कमाते हो इनकम, वो अगर आपका बेसिक इनकम का जो थ्रेशोल्ड है उसके आगे जाता है तो आपको टैक्स भरना है। ओके सर, मैंने ना एक चीज़ खुद से नोटिस किया, इंडिया में लोगों को टैक्स भरने में दिक्कत नहीं है, पर उनको ना टैक्स का समझ ही नहीं आता। लाइक अगर हमने वर्ड यूज़ किया जीएसटी, अब जीएसटी का मतलब ही नहीं पता, तो एक बार आप थोड़ा सा और शॉर्ट कर दो कि क्या होता है। देखिए, जीएसटी तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो टैक्स का ऐसा है कि देखिए, टैक्स में बेसिकली मैंने भी देखा है इंडिया में ना, बहुत बार आप देखेंगे कि बहुत सैलरी लोगों को आप रैंडमली आप पूछो कि आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हो, वो बोलते फाइल करते हैं। आप जाके देखोगे तो प्रैक्टिकली उन्होंने फाइल नहीं किया होता, वो फॉर्म 16 को ही रिटर्न समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे आपको बहुत लोग देखेंगे फॉर्म 16 को ही रिटर्न समझते हैं। वैसे ही प्रोफेशनल भी देखेंगे, कुछ लोगों को प्रोफेशनल रिसिप्ट मिलता है और जो प्रोफेशनल रिसिप्ट मिलता है उससे 16A सर्टिफिकेट मिलता है टीडीएस का, तो उसको वो इनकम टैक्स रिटर्न समझेंगे। तो टैक्स के बारे में एक तो इग्नोरेंस है, लैक ऑफ नॉलेज है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि एक फियर भी है, फियर भी है। वैसे देखा जाए तो टैक्स के सारे जो ऑफेंसेस है ना, सिविल ऑफेंस है, अरेस्ट नहीं होता। जीएसटी में भी 5 करोड़ के ऊपर का इविजन है तभी अरेस्ट का प्रोविजन है, उसके नीचे नहीं है। लेकिन टैक्स का एक कोई मेल भी आता है ना टैक्स अथॉरिटीज़ का, तो इमीडिएट बीपी हाई हो जाता है। इसका रीज़न क्या है मालूम है? इसका ये डर का रीज़न ये है कि वी ऑल आर फ्रॉम मिडिल क्लास, और हम सब एक चीज़ के बहुत कॉन्शियस होते हैं कि हमें किसी का पैसा डुबाना नहीं है। बिल्कुल, हम मेहनत से कमा रहे हैं, हमें किसी का पैसा डुबाना नहीं है, और हम कोई गलत नहीं कर रहे और हमें कोई गलत करना नहीं है। और अगर टैक्स का कोई नोटिस या कोई लेटर आता है तो हम वो पर्सनली लेते कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, तो ये नोटिस मुझे क्यों आ गया। बिल्कुल, वो जो एक डर है ना, उस डर के कारण सारी चीज़ों का जो मूल है उस डर पे है। तो एक तो इग्नोरेंस है, लैक ऑफ नॉलेज है, एक दूसरा जो है वो डर है। लेकिन सिंपल अगर बोलेंगे, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में जाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो है जीएसटी। जीएसटी के नाम पे ही लिखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब ये गुड़ है जो है बाइक, और सर्विस मतलब आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा आप जो कर रहे हैं, लोगों को आप जो ज्ञान दे रहे हैं, जो लोगों के पास नॉलेज पहुंचा रहे हैं, वो सर्विस है। ओके, राइट। तो दिन में हम जो जो चीज़ें करते हैं, हम सुबह उठते हैं, दुकान में जाते हैं, चीज़ें लेके आते हैं, वो गुड्स है। हमारे पास कोई फैन हमारा काम नहीं कर रहा या माइक काम नहीं कर रहा, हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वो सर्विस है।
तो हमारा लाइफ जो है ना वो गुड्स एंड सर्विसेज के अराउंड होता है। ठीक है। एक तो हम गुड्स बाय करते हैं या सेल करते हैं, सर्विसेज अवेल करते हैं, राइट। और इस गुड्स एंड सर्विसेज इन दोनों के ऊपर गवर्नमेंट जो लोड करता है मार्कअप, अगर मेरा ये माइक है 100 रुपये का और इसके ऊपर 5 रुपये गवर्नमेंट ने लोड कर दिया तो मुझे मिलेगा 105 को। तो इसमें 100 रुपये माइक के कंपनी को जाएगा और 5 रुपये गवर्नमेंट को जाएगा, तो 5 रुपये होगा टैक्स। और टैक्स ऑन गुड्स सो इट इज़ जीएसटी, टैक्स ऑन सर्विस इट इज़ जीएसटी। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कि वो डायरेक्टली मेरे ऊपर नहीं आ रहा, वो इनडायरेक्टली आ रहा है। मैं 105 रुपये माइक को दे रहा हूँ लेकिन उसमें से 5 रुपये टैक्स जा रहा है। रेस्टोरेंट में मैं पैसा भर रहा हूँ तो उसमें 5% जो टैक्स जा रहा है वो जीएसटी जा रहा है, वो इनडायरेक्टली जा रहा है। तो कुल मिला के हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो एक ब्रश हो गया, चाहे टूथब्रश हो गया, मतलब पेस्ट होगी, वो सारे का सारा मतलब हम एक तरह से टैक्स पे कर रहे हैं उसके ऊपर। यस। सिंपल सी बात ये होगी लाइक कि मैं कोई मतलब कोई प्रोडक्ट अवेल कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास ये आईपैड है, मैंने इसको अवेल किया, मतलब मैं एप्पल स्टोर पे गया, मैं लेके आया, तो इसके ऊपर मैंने टैक्स भरा है, तो वो सरकार के पास जाए। जो इसकी कॉस्ट थी वो दुकान वाले के पास चलेगी, इसके ऊपर जो टैक्स था वो सरकार के पास चलेगा। तो मतलब कुछ भी, अगर मैं मार्केट से एक टूथब्रश भी लेके आऊँ, अगर उसकी दाम 20 रुपये का है तो उसके ऊपर मानो उसकी कॉस्ट 15 रुपये थी, वो तो उसके पास चलेगी। अगर उसके ऊपर जो 5 रुपये थे वो सरकार के पास चलेगा। सरकार के पास कि मतलब डेली लाइफ में ये चीज़ है। और दूसरे टैक्स ये हो गया, जो हम पैसा कमाते हैं उसका भी हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है, वो बेसिकली इनकम टैक्स हो गया। वो इनकम टैक्स हो गया। तो दो तरीके के टैक्स हो गए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी आ गया और डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारा इनकम टैक्स आ गया। ठीक है सर। तो सर एक चीज़ मेरे को ये बताओ सर, अब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। सरकार बोलती है कि हर बंदा इनकम टैक्स फाइल कर सकता है। अब हमारी पॉपुलेशन सर 141 करोड़ से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन है, पर अगर हम 2018 के मतलब आंकड़े उठाएं तो 3.8 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल की है। ऐसा क्यों? तो अभी एक थोड़ा स्टैटिस्टिक उसके बाद बहुत चेंज हुआ 2018 के बाद। 2018 में वो नंबर था, एज ऑन टुडे का आप आंकड़ा आप नंबर आप निकालोगे ना तो अराउंड 8.7 करोड़ है। ओके। तो 8.7 करोड़ नंबर ऑफ फाइलर्स है। ठीक है, ये तो सर हम 2018 से 2024 तक का ले लेते हैं कि बढ़ गए, मतलब सर 5 करोड़ लोग बढ़ गए। लेकिन अगर हम भी बढ़ गया, पॉपुलेशन भी बढ़ गया, और सर पॉपुलेशन यहाँ पे है और टैक्स पेयर अभी यहाँ पे है, ऐसा क्यों? सरकार कहती है अगर कोई बंदा नहीं भी कमा रहा, कोई मतलब पैसे 0 रुपये अर्न कर रहा है तो भी वो टैक्स भर सकता है। मतलब कोई बंदा 2 लाख रुपए कमा रहा है, मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो लोग क्यों नहीं भरते टैक्स? मैं आपको दूसरा स्टैटिस्टिक बता रहा हूँ। मैं कहाँ पे कौन सा एक रिपोर्ट आया था, एक इंडियाज एसएमई सेक्टर्स पे आरबीआई ने पब्लिश किया था या किसी एजेंसी ने पब्लिश किया था। उस रिपोर्ट में इंडिया में कितने स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है उसका स्टैटिस्टिक था। ओके। तो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का नंबर था 5.7 करोड़, राइट, 5.7 करोड़। अब ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सब कंपनी फर्म है, एलएलपी तो नहीं है, क्योंकि कंपनी फर्म एलएलपी का नंबर इंडिया में 50 लाख 60 लाख के ऊपर नहीं है। टोटल सब कंपनी फर्म एलएलपी आप निकलो 50-60 लाख के ऊपर नहीं है। तो ये 5 करोड़ के जो एसएमई स्मॉल बिजनेसेस कौन से हैं? वो प्रोप्राइटरी, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी बिजनेस, जो आप अब बाहर आएंगे तो एक छोटा चाय का ठेला है, एक किराना स्टोर है, एक हेयर कटिंग सलून है, या फिर एक वेजिटेबल वेंडर है। तो ये जो स्मॉल, या फिर कोई एक किसी का सीएनसी मशीन है, लोथ मशीन है, वर्कशॉप है, ये सारे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हो गए। इसका नंबर कितना है? 5.7 करोड़। और ITR 4 का और ITR और उसका जो फाइलिंग आप देखेंगे, जो बिजनेस फाइलिंग ITR 3 का फाइलिंग, वो 4 करोड़ के ऊपर नहीं है। उसमें सब प्रोफेशन विपेशन सब आते हैं, इंडिविजुअल प्रोफेशन और ये आते हैं। 2 करोड़ के ऊपर नहीं है। 2 करोड़ के ऊपर नहीं है। तो जो ITR 4 और ITR 3 का जो फाइलिंग है वो, तो फिर ये जो 5.7 करोड़ है, ये जो यूजर्स है वो कहाँ पे है? तो पॉइंट ये है कि इंडिया में बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस ऐसे हैं जो एक तो लो इनकम पे खेल रहे हैं, या फिर उनका वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, या फिर उनका इनकम अभी तक रिपोर्टिंग इकोसिस्टम में आया नहीं है। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ कि आपके
एग्रीकल्चर का इनकम एग्जेम्प्ट है, एग्जाम्पल जीरो राइट, लेकिन दूध का इनकम एग्जेम्प्ट है क्या? नहीं है। नहीं है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी छोटे शहर में एक डेयरी वाला है, 20 बफेलोज है उसके पास। तो 20 बफेलोज का उसका जो डेली इनकम है वो 15-20 हज़ार का तो उसका इनकम आएगा। अगर डेली उसका 15-20 हज़ार का इनकम है तो आप उसका जस्ट इमेजिन कीजिए साल का इनकम कितना आता है। लेकिन ऐसे कितने आपको छोटे बिजनेस वाले देखेंगे जो इनकम टैक्स के ब्रैकेट के बाहर है, राइट? ऐसे इंडिया में बहुत देखेंगे, और वो कॉन्शियसली नहीं है, उनको टैक्स चोरी करनी है इसलिए बाहर है, ऐसे नहीं है, इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस है। तो वो इग्नोरेंस के कारण वो टैक्स नेट के बाहर है। लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये टैक्स नेट बढ़ भी रहा है। अभी यही दूध वाला, यही डेयरी वाला जब अपना डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा यूपीआई से लेने लगेगा, तब उसके बैंक अकाउंट में पैसा जब हिट होने लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, किसी साल तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बिल्कुल। दिस इज फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ओके। ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी चल रही है, और इसके कारण ये जो नंबर ऑफ फाइलिंग है या फिर नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स है, ये धीरे 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 हमें बढ़ते दिख रहा है। कुल मिला के सर बात ये हुई, पहले चलता सारा कैश पे, हाँ। तो नहीं पता चलता था, लोगों को टैक्स से डर लगता था, वो चोरी नहीं करना चाहते पर वो नहीं भर पाते थे। अब सब कुछ डिजिटलाइज होगा तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आपने अपना ब्रैकेट रीच कर लिया है, तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल का एक एग्जांपल देता हूँ, एक गोलगप्पे वाला था, वो साल के 40 लाख से ऊपर कमा रहा था, तो इनकम टैक्स का नोटिस आ गया उसके ऊपर गोलगप्पे वाले के पास, तो वो इतना ट्वीट वायरल हो गया। उसको तो जीएसटी भी लग सकता है। हाँ, मतलब अब उनको नहीं पता सर, Right. अब कोई वेंडर है उसको नहीं पता कि क्या चीज़ें हैं, तो वही चीज़ है, सबसे पहले तो नॉलेज गेन करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टैक्स के ऊपर की किस चीज़ पे टैक्स लगता है, किस पे नहीं लगता। और दूसरा भी हो सकता है, वही अभी डेयरी वाला, दूध वाला, सपोज ऐसा है कि 2 साल बाद उसको लगता है कि यार मुझे एक अच्छा मेरा प्लॉट है, वहाँ पे मुझे अच्छा घर बनना है। वो बैंक के पास जाता है, बोलता है देखो मेरा इतना बिजनेस है, बैंक में इतना मेरा इनकम पैसा आ रहा है, मेरा डेली इतना डेयरी है, मुझे लोन दे दो, होम लोन दे दो। बैंक बोलता है रिटर्न दे दो 3 साल के। बोलते ये क्या होता है, मैंने तो कभी फाइल ही नहीं किया। तो बोलता है नहीं आपको तो फाइल करना है। तो फिर वो रिटर्न फाइल करने जाएगा, लोन क्लेम करेगा, और एक बार फाइल किया तो इट इज़ लाइक होटल कैलिफोर्निया, यू कैन ओनली चेक इन, यू कैन नॉट चेक आउट। आपको फाइल एक बार चालू किया तो फिर डिपार्टमेंट के रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में आप आ गए, तो फिर आप एक अगले साल नहीं फाइल करोगे तो आपको लव लेटर आ जाएगा। सही बात है। तो सर अब हम थोड़ा ना अगर पास्ट में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, तो इंडिया में जैसे सबसे पहले इनकम टैक्स का जो रूल आया वो 1961 में आया, एप्लीकेबल 1962 में हुआ। तो अब सर उसके अंदर भी इतने सारे सब सेक्शन, ये वो, मतलब 296 पता नहीं कितने, एग्जैक्ट डेटा नहीं पता। अगर हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी जाएंगे, पढ़ने की खुद से कोई कोशिश भी करेगा तो सर मतलब मैं नहीं मानता कि कोई एक आम इंसान उसको समझ सकता है। जो आप IRS हो, आपको इजीली समझ आ जाएगा सारा का सारा। तो मैं ये चाहता हूँ सर आप ही बता दो हमारी ऑडियंस को कि मेन क्या पॉइंट्स है इनकम टैक्स से रिलेटेड। मतलब हर पर्सन के लिए बेसिकली अलग अलग होंगे, कोई फिशरमैन है उसके लिए इनकम टैक्स अलग होगा, कोई सैलरीड क्लास है उसके लिए इनकम टैक्स अलग होगा। मान लो कोई हम एग्जांपल लेते हैं सैलरीड क्लास का, तो सैलरीड क्लास के लिए मतलब मेन पॉइंट्स क्या क्या है इनकम टैक्स से रिलेटेड? देखिए सैलरी क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब तक आपका टोटल सैलरी जो है वो 12 लाख के ऊपर क्रॉस नहीं होता, तब तक आपको कोई टैक्स भरना नहीं। ये पहली चीज़ है, ओके। आपको ध्यान में रखना है। 12 लाख तक जो आपका, अगर आपका सैलरी है, इनकम है 12 लाख तक आपका है, तो आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। ये पहली चीज़ है, बिकॉज ऑफ दिस न्यू सिंपल चीज़ है। आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि मुझे कितने में टैक्स पड़ रहा है, कितने में टैक्स नहीं पड़ रहा। तो पहली चीज़ है कि आपको 12 लाख तक टैक्स नहीं पड़ रहा, ये आपको मालूम है। 12 लाख के आगे अगर अपने को जा रहा है, आपका इनकम जा रहा है, तो फिर आपको ये देखना है कि आपको कौन सा रेजिम फॉलो करना है, न्यू रेजिम या ओल्ड रेजिम। 2 रेजिम है। ओल्ड रेजिम मतलब जिसमें डिडक्शन है, न्यू रेजिम है जिसमें डिडक्शन नहीं है, और लो टैक्सेस है। तो 12 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम जाता है तो आपको देखना है कि ओल्ड रेजिम में डिडक्शन ले ले या नए रेजिम में डिडक्शन के सिवाय सिर्फ लो टैक्स का बेनिफिट ले ले। दोनों का कैलकुलेशन करके आपको कौन सा बेनिफिशियल है वो वर्कआउट करके आपके HR को आपको अप्रैल में ही बताना है कि आपको अगर लग रहा है मेरा सैलरी है सपोज 18 लाख 19 लाख, लेकिन मेरा होम लोन का EMI जा रहा है, बच्चों की ट्यूशन की फीस जा रही है, मेरा लाइफ इंश्योरेंस मैंने ऑलरेडी किया है, हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी किया है, ये सारी चीज़ें मैंने टैक्स सेविंग के लिए नहीं की, नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में मैंने किया है।
लेकिन मेरा जो 18-19 लाख का इनकम है, इसमें मैं ये सब चीज़ें मैं डालूंगा, तो मेरा जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो न्यू टैक्स रिजिम से अगर कम आ रही है, तो मुझे मेरे एम्प्लॉयर को बताना है कि मैं ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरा डिडक्शन हो सकता है, तो मेरा टीडीएस इस कैलकुलेशन के हिसाब से करो। नहीं तो क्या होगा, एम्प्लॉयर 1 अप्रैल से आपका टीडीएस अलग कैलकुलेशन से करेगा। आपका टीडीएस जाना चाहिए था 75,000, लेकिन आपका टीडीएस गया 1 लाख, राइट। और जब रिटर्न फाइल करने जाओगे तो आपको लगेगा यार ये तो 25,000 मेरा एक्स्ट्रा टीडीएस डिडक्ट हुआ। तो फिर आप वो रिफंड क्लेम करोगे, फिर वो डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फिर वो रिफंड अप्रूव होगा, फिर आ जाएगा, एंड आपको वो पीस ऑफ माइंड में आपका इन द प्रोसेस चला जाएगा। ठीक है। तो सर जैसे अभी आपने टर्म्स यूज़ करी टीडीएस वगैरह, मतलब कुछ को पता होता है कुछ को नहीं पता होता, बट अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में एक एग्जांपल ले, लाइक कि मेरी अभी अभी जॉब लगी है, मेरा 15 लाख रुपए का पैकेज लगा है, किसी बिग 4 कंपनी में लगा है, ठीक है सर। तो अब मेरे को इनकम टैक्स का कुछ भी नहीं पता। अब आपने जैसे बोला कि एचआर को बता दो ये है ऐसे ऐसे है, तो उस केस में सर सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, मेरा 15 लाख का पैकेज लगा है, तो मेरे को कौन सी रिजीम में जाना चाहिए? तो अगर मेरा पहला जॉब लगा है, मुझे 15 लाख का पैकेज है, मेरा जॉब लगा है, तो मेरे पास जब मेरा सैलरी आ जाएगा, तो मेरा मंथली जो सैलरी है वो अराउंड 1,25,000 या 1,50,000 का है। लेकिन जब मैं मेरे बैंक अकाउंट में देखता हूँ, तो मेरे बैंक अकाउंट में 1,50,000 की जगह पे 1,20,000 ही आए हैं। तो वो पहला शॉक मुझे वहाँ लगेगा, अरे यार ये तो मेरा तो सैलरी तो 1.5 लाख का है, बैंक में 1,20,000 कैसे आ गया। फिर मैं एचआर को जाके पूछूंगा, तो एचआर बोलेगी यार ये इनकम टैक्स डिडक्ट हो गया तुम्हारा। वो पहला मुझे एक्सपोजर हो जाएगा ओके। टैक्सेशन के साथ, पहला एक्सपोजर वहाँ मिले। फिर मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा, यार इनकम टैक्स डिडक्ट हो गया, लेकिन ये एचआर बोलती है डिडक्ट हो गया, राइट। लेकिन अगर डिडक्ट हुआ है तो गवर्नमेंट के पास मेरा पैसा गया है, ये मुझे कहाँ पता दिख लेगा? बिल्कुल। अगर पैसा गवर्नमेंट के पास गया है तो मुझे कहीं दिखना चाहिए ना कि मेरे नाम पे गवर्नमेंट के यहाँ पैसा जमा है, राइट। तब ये चीज़ आता है 26 ईयर्स। मतलब फिर मुझे क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाना है, मेरा पैन नंबर डालना है, पैन नंबर डाल के मुझे रजिस्टर करना है। मैं जब रजिस्टर होऊंगा तब वहाँ पे एक 26 AS करके एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे दिखेगा कि मेरे एम्प्लॉयर ने 20,000 रुपये का टैक्स कट करके मेरे नाम पे जमा किया है। ओके। वो मुझे वहाँ पे पोर्टल पे दिखेगा, तब मुझे तसल्ली होगी, हाँ तो ये 1.5 लाख का सैलरी है, लेकिन ये उसमें से 20,000 रुपये का मेरा टैक्स मेरे नाम पे जमा किया है, मुझे तसल्ली होगी। फिर क्वेश्चन आ जाएगा, यार ये 20,000 ज़्यादा तो नहीं है, निर्मला मैडम तो बोल रही है 12 लाख तक टैक्स नहीं है, और ये तो मेरे 4-5 लाख सिर्फ एक्स्ट्रा है, तो ये 20,000 कैसे गया? फिर आ जाएगा कैलकुलेशन पे। फिर मुझे एचआर से पूछूंगा, तो एचआर बोलेंगे तुम एचआर तो इस सबको एंटरटेन नहीं कर सकते, बोलेंगे तुम्हारा कैलकुलेशन करके मुझे दे दो। फिर आ जाएगा क्वेश्चन, अरे कैलकुलेशन में क्या करूँ, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। फिर आपको कुछ टूल्स यूज़ करने हैं, टूल्स यूज़ करके आपको फिर थोड़ा ज्ञान लेना है कि न्यू रेजिम क्या है, ओल्ड रेजिम क्या है। और अगर मेरा न्यू जॉब है, तो न्यू जॉब में मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरे पास होम लोन नहीं है, राइट, मेरे पास मेरा कोई इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस केस में तो मुझे कुछ नो ब्रेनर है, मुझे तो डिडक्शन के बारे में तो सोचना ही नहीं है। मुझे देखना है कि न्यू रेजिम में मेरा कितना कैलकुलेशन आ रहा है, चेक करो किसी टूल लेके, जैसे हमारे taxbuddy.com पे भी बहुत सारे कैलकुलेटर है, या कोई किसी भी आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाओ, कोई टूल ले लो और उस टूल में देखो कि मेरे उस 18 लाख 19 लाख के सैलरी के ऊपर टैक्स कितना आ रहा है। अगर मेरा टैक्स आ रहा है ऑलमोस्ट उसके ऊपर कितना, अराउंड 1 लाख का अगर मेरा टैक्स आ रहा है, तो अगर मेरा 1 लाख का टैक्स आ रहा है, तो महीने को 20,000 का टैक्स डिडक्ट करना ज़्यादा है ना? ज़्यादा है। अब एक नॉर्मल माइंडसेट ही आएगा कि भाई मैं ये कैसे बचाऊं। हाँ, तो मैं कैसे बचाऊं? तो बचाना नहीं, यहाँ पे बताना है। ओके। एचआर को बताना है कि आप 20,000 डिडक्ट मत करो, आप मंथली 10,000 ही डिडक्ट करो, और वो कैलकुलेशन दिखाना है उनको। ये देखिए न्यू टैक्स रिजिम से मेरा कैलकुलेशन आ रहा है, साल का टैक्स आ रहा है 1 लाख, राइट। अगर आप 8,500 भी डिडक्ट करो महीने का, तो 1 लाख का टैक्स आ जाता है। अब 20,000 मत कीजिए महीने का डिडक्ट, नहीं तो फिर मेरा पैसा ब्लॉक होगा, मेरा कैश फ्लो जो है वो अटक जाएगा।
तो आपको एचआर को ये बताना है, बाकायदा आपको एचआर को एक लेटर भेजना है। तो इसलिए है कि आपका जब नया जॉब आता है ना, तो आप थोड़ा सा कॉन्शियसली इस चीज़ों की तरफ देखना है। और ऐसे में आप जैसे जो यूट्यूबर्स हैं उनके कारण एटलीस्ट लोगों को आजकल चीज़ें समझ में तो आ रही है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। नहीं तो क्या होता है कि ये पैसा ब्लॉक हो गया, फिर वो रिटर्न फाइल करेंगे तो रिफंड कर सकते हैं। अगर कोई लोग रिटर्न ही नहीं फाइल करेंगे तो पैसा तो गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड में अनक्लेम्ड करके रहेगा परमानेंट के लिए। ठीक है। तो सर अब जैसे अब नई जॉब की बात करी, अब बंदा क्या होता है, मान लो उसका टैक्स कट रहा है, मतलब एक्चुअल में टैक्स कट रहा है। अब एक होता है टैक्स चुराना, एक होता है टैक्स बचाना। हाँ। तो हम बचाने पे ही फोकस करते हैं। चुराना तो देखो सर क्राइम है एक तरीके से, कि मतलब ठीक है, गलत हम हर बंदे की मेंटेलिटी होती है कि टैक्स बचाया जाए। अब सर इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। मानो सर मैं किसी कंपनी में काम करूँ, 15 लाख का पैकेज है, मेरे को कंपनी मेरे को ई सॉप्स भी दे रही है। अब उसके बाद मैंने कुछ और बचाने के लिए मैंने पढ़ लिया HRA भी होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने म्यूचुअल फंड में भी डाल दिए, मेरा वहाँ से LTCG भी लग रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो उस टाइम पे सर बंदा पैनिक हो जाता है। अब एक बंदा अपने काम पे ध्यान दे और एक इन सभी चीज़ों को पढ़े, तो सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, मतलब कोई सिंपल सा सॉर्टेड वे नहीं है? तो क्या होता है कि जनरली टैक्स पे क्या होता है कि एक तो ये टेक्नोलॉजिकल, एक तो ये टेक्निकल जार्गन्स है। तो जनरली ये जार्गन्स होते हैं ना, जैसे अभी आपने क्या बोला कि TDS ठीक है, लेकिन लेमैन के लैंग्वेज में आप बताइए। तो ये जार्गन्स जो होता है ना, जार्गन्स जब आते हैं ना तो पहले ही हम ऐसे पीछे हट जाते हैं, अरे ये तो कुछ अलग है, ये तो कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, राइट। तो ये जार्गन्स होते हैं पहले। दूसरी चीज़ क्या होता है कि इन सब का इम्प्लीकेशन जो है ना अपने पॉकेट के ऊपर है। कोई ऐसे हमें डिफ़िकल्ट लिख के देता है तो पढ़ने में तकलीफ हो रही है तो वी कैन सस्टेन, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन हमारे कैश आउटगो पे हो रहा है, तो कैश वो बहुत पेनफुल होता है हमारे लिए। तो ऐसी चीज़ें में क्या होता है कि, और जब ऐसी चीज़ें में ये जो टेक्निकल चीज़ है, इसमें मेरा पर्सनल ये कहना है कि हमारी गलतियां अगर हमें कम करनी है ना, तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लो। भले ही थोड़ा 2 रुपये जाएगा, किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लो। और एक्सपर्ट की, मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल बता देता हूँ। जब मैं 22 साल का था, जब IRS में सिलेक्ट हुआ, एकेडमी में गया, 2 महीने में कोई एक बंदा हमारे एकेडमी के हमारे हॉस्टल में घूमता रहा, PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करके, PLI करके। हमें लगा यार ये ज़िंदगी सुधरने वाली है, पैसा बनने वाला है, इन्वेस्टमेंट होने वाला है। हमने सब ने ले लिया वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या कुछ पैकेज था वो। अगर उसी समय वो हर पैसा महीने को 5,000 का हम SIP कर लेते ना 2004 में, 4 से अभी तक, मतलब करोड़पति बन जाते हैं हम। लेकिन किसी ने बताया नहीं, मिस सेलिंग हो गया, ट्रैप में अटक गए। एक बार वो पॉलिसी ले लिया, 5 साल तक चलता गया, फिर वो आप बंद भी नहीं कर सकते। मतलब कर ऑफिशियल तो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मन को लगता है चलो कुछ तो सेविंग हो रहा है, लेकिन सेविंग हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा ना। तो ये मिस सेलिंग का जो ट्रैप है ना, ये ट्रैप में अड़कते हैं। और जो नए जॉब लगते हैं, पहले 3 से 4 साल तक आप स्टैटिस्टिक निकालिए, जितना कमाया ना उसमें से 0 रुपये बचता है। आप 100 में से 95 केसेस देखिए, कितना भी सैलरी 10,000 हो, 1 लाख हो या 10 लाख हो, 5 साल के बाद 0 ही रहेगा। क्योंकि आप एक तो मिस सेलिंग के ट्रैप में अटकोगे, या किसी गलत इन्वेस्टमेंट में जाओगे, अनइन्फॉर्म डिसीजन लोगे। अगर इस गलतियों से बचना है तो जॉब लगने के बाद अगर अच्छी सैलरी आती है, आपको 17-18 साल आ रही है, 17-18 लाख सैलरी आ रही है, अच्छी सैलरी आ रही है, तो आप थोड़ा सा ना कोई एक्सपर्ट गाइडेंस ले लो और थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो। बिल्कुल। एक बेसिक लेवल का। और खुद डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। बिल्कुल सर। थोड़ा एक्सपर्ट नॉलेज ले लो, और बाद में एक बार आपको ये आ गया ना कि यस अभी मुझे चीज़ें थोड़ी समझ रही है, फिर आप खुद गाड़ी चला सकते हो। शुरू में मोटर स्कूल में जाइए, थोड़ा ड्राइविंग का कोचिंग लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि सर टैक्स प्लानिंग के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती है। अब हर किसी के लिए अलग है।
मतलब एक फिशरमैन है तो सरकार ने उसके लिए अलग रूल्स निकाले हैं, कोई फार्मर है तो उसके लिए अलग है, कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए अलग है, कोई सैलरीड बंदा है तो उसके लिए अलग है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कैटेगरी देखनी है, फिर उसके अंदर अपना एक्सपर्ट मतलब पर्सन ढूंढना है, ताकि आपका मतलब अच्छे से टैक्स प्लानिंग हो पाए। धीरे धीरे जब सारी चीज़ें आ जाएंगी तो आपको टर्म्स भी पता चलने लग जाएंगी, जितने भी जार्गन्स है मतलब TDS ये वो, हमें ऐसा लगता है ना कि क्या ही चीज़ है, तो इस सारी की सारी चीज़ें फिर आपको क्लियर होने लग जाएंगी, तो आप इन सभी चीज़ों से बच सकते हो। तो मतलब सबसे पहली एडवाइस तो आपकी हुई कि अपनी फील्ड का एक एक्सपर्ट को हायर करो एक तरीके से। हाँ, एक एक्सपर्ट को हायर करो। एक एक्सपर्ट से आप एक घंटे का कोचिंग ले लो, उससे 1 घंटे का गाइडेंस ले लो, आपका फाइनेंशियल दिखाओ। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ कि मिस सेलिंग कैसे होता है कि अगर एक बंदा है उसको 1 लाख रुपए मंथली सैलरी है, 1 लाख सैलरी अच्छी सैलरी है, 1 लाख का जॉब लग गया, वो हो गया, तो उसको जब नवंबर का महीना आता है तो उसके ऑफिस के कैंटीन में कहीं पे डिस्कशन चलता है, अरे टैक्स सेविंग करना है, टैक्स सेविंग करना है। उसमें बीच में कोई एक एजेंट आ जाता है, बोलता है यार आपको इंश्योरेंस लेना है, टैक्स सेविंग करना है, तो आप एक करो, एक ऐसा आनंद वैसा आनंद कोई भी LIC की पॉलिसी होगी, आप एक 20-25 हज़ार का प्रीमियम आ जाएगा, वो ले लो। कोई बोलता है ELSS ले लो क्योंकि 1.5 लाख तक आप सेव कर सकते हो टैक्स, तो वो करेगा। यहाँ पे LIC की एक पॉलिसी लेगा, कुछ यूलिप में डालेगा, 1.5 लाख तक वो करेगा इन्वेस्टमेंट। और जब साल खत्म होता है, फाइलिंग के लिए आता है, फिर पता चलता है यार 12 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है, तो मैंने इन्वेस्ट क्यों कर दिया, राइट। दूसरा सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपके बच्चों की 2 बच्चे हैं आपके पास, 2 बच्चों की स्कूल की फ़ी आपकी 1 लाख तक जा रही है, और आपका घर का EMI जा रहा है, उसका प्रिंसिपल जो है महीने का वही 50,000 है EMI में, राइट। तो आपका ATC का तो 1.5 लाख तो ऐसे ही जा रहा है विदाउट एनी प्लानिंग। और आपके पास कोई बंदा आता है, बोलता है आपको ये यूलिप लेना है, या फिर ये आपको ELSS लेना है, या फिर आपको ये कुछ टैक्स सेविंग का इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आपको 1.5 लाख तक करना पड़ता है, ईयर एंडिंग आ रहा है, आप करते हैं इन्वेस्टमेंट। और बाद में जब आप जाते हैं तो होता है यार ATC तो मेरा ऑलरेडी कवर हुआ था, तो ये मेरा ओवर एंड अबव हो गया। तो अभी ओवर एंड अबव होता है तो इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब वो खर्चा तो नहीं है, पैसा तो आपका ही है, लेकिन आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो गया ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वही पैसा आप किसी सही चीज़ में लगा सकते थे ना, आप सही किसी अच्छे स्कीम में SIP में डाल सकते थे, किसी अच्छे काम के लिए लगा सकते थे, पैसा ब्लॉक हो गया आपका बिलो पार रिटर्न में। तो ये जो मिस सेलिंग है ना, वो शुरुआती दिनों में बहुत होता है, मैं खुद उसका सफ़र हूँ, एवरीबडी इज सफ़र ऑफ दैट। और ये जब रियलाइज होता है ना, तब बहुत टाइम निकल जाता है। तो इसलिए मेरा तो सबको से होता है, आपको पहला जॉब जब मिलता है ना, आप ये समझो कि 30% जो है ना आपकी सैलरी आपको मिली ही नहीं, और आप एक सर्टन पोर्शन डायरेक्ट सिप्स चालू करो निफ्टी 50 में। 10 साल के बाद आप भगवान का नाम नहीं लेंगे, एडवाइज़र का नाम लेंगे, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा 10 साल में कितना आपका वेल्थ क्रिएट हो गया। क्योंकि अदरवाइज 10 साल में कुछ होने वाला नहीं है, इधर उधर की चीज़ें करने में पैसा वेस्ट हो जाए। अब सर टैक्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे रिसेंट न्यूज़ आई, किसी की एक्टर की शादी है, उन्होंने इसको गिफ्ट दे दिया तो गिफ्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो सर ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब कितने तक टैक्स नहीं लगता, क्या क्या सीन रहता है इसके अंदर? देखिए, इसमें बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आप मुझे कुछ गिफ्ट देते हैं तो टैक्स लगेगा क्या? 100% लगेगा। ओके, 100% लगेगा। अगर आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिया एज अ गिफ्ट, तो मुझे उसके ऊपर मेरा स्लैब रेट, अगर मैं हायर स्लैब रेट पे हूँ तो 30% टैक्स भरना है। अगर आपने मुझे 1 लाख का वॉच दे दिया, सपोज वॉच दे दिया, तो मुझे भी फिर भी मुझे वो वॉच की जो मॉनेटरी वैल्यू है कितनी, 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर मुझे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स भरना है। अगर मैं हायर स्लैब रेट में हूँ तो मुझे 30% टैक्स भरना है। तो सर फिर ऐसा क्यों चलता है? जैसे इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं कि किसी सेलिब्रिटी ने गिफ्ट दे दिया तो उसको टैक्स नहीं लगेगा, मतलब उनको देना ही पड़ता है एक तरीके से टैक्स। उसमें देखिए, दिस इज वन पार्ट ऑफ ट्रूथ हैज ऑलवेज 2 साइड्स। अगर अभी आपकी नेक्स्ट ईयर शादी होगी, सपोज शादी में आप मुझे इनवाइट करते हो और मैं शादी में आता हूँ, आपको शगुन के 1 लाख रुपए में दे देता हूँ, राइट। उस 1 लाख रुपए पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। ओके आज मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिया तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, कितना? स्लैब रेट के हिसाब से। अगर आप 30% पे है तो आपको 30,000 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन आपके शादी में मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा तो आपको टैक्स नहीं भरना। ठीक है, मतलब सर्टेन सिनेरियोज हैं इसके अंदर। शादी में जो पैसा मिलता, शादी में जो आपको गिफ्ट मिलता है वो टैक्स फ्री है। ये पहली चीज़ होगी। ओके, दूसरी,
आपके ब्रदर ने मुझे 1 लाख रुपए दे दिया तो मुझे 30% टैक्स भरना है, या फिर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स भरना है। बट आपके ब्रदर ने वही 1 लाख रुपए आपको दे दिया तो आपको टैक्स नहीं भरना। ओके ब्लड रिलेशन में जो गिफ्ट जाता है ना उसके ऊपर टैक्स नहीं है। ओके, मतलब इसके अंदर भी एक तरीके से स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सब कैटेगरीज हैं पड़ी इसके अंदर भी, ठीक तो है। हम क्या सोचते हैं कि शाहरुख खान ने उसके बेटी को गिफ्ट दे दिया और उसके ऊपर वो टैक्स नहीं भर रही, लेकिन वो उसकी बेटी है ना, तो वो टैक्स क्यों भरेगी? ब्लड रिलेशन में टैक्स नहीं है। ओके। शाहरुख आपको गिफ्ट करेगा तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के सर बहुत सारी चीज़ें टैक्स से रिलेटेड, मतलब खुद की टैक्स प्लानिंग खुद ही करनी पड़ती है। स्टार्टिंग यही है कि किसी एक्सपर्ट को हायर करो, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आ जाए तो फिर खुद से ही बंदा प्लान कर सकता है। तो सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये था लाइक कि एग्रीकल्चर में ज़ीरो टैक्स है, ऐसा क्यों? मतलब सैलरीड क्लास कमा रहा है, मतलब आपने बहुत देखा होगा कि बहुत से फार्मर्स हैं, किसान हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, मतलब ऐसी ऐसी गाड़ियाँ जो मतलब मिडिल क्लास ने देखी भी नहीं है, बट उनकी इनकम पे टैक्स ज़ीरो क्यों? देखिए, एक लॉजिक से देखेंगे तो फार्मर्स में 2 कैटेगरीज आती हैं। एक है कि जो जिसको जिनके जैसे बड़े बागान हैं या फिर मतलब वेल्दी फार्मर्स, और दूसरे होते हैं सबसिस्टेंस लेवल के फार्मर की जो अपना सबसिस्टेंस लेवल का अर्निंग करते हैं। तो एक थॉट ऐसा आता है कि ऐसे फार्मर को जो फार्म इनकम जो होता है एग्रीकल्चर इनकम, अगर आप 20 लाख के ऊपर 25 लाख के ऊपर अगर आप फार्म इनकम अर्न कर रहे हो तो उसको टैक्स ब्रैकेट में लाओ, ऐसा एक थॉट चल रहा है। थॉट चल रहा है मतलब ऐसा एक थॉट प्रोसेस है कॉमनली। उसमें टू सम एक्सटेंट इज ट्रू ऑल्सो, क्योंकि कहाँ पे जो कुछ एरियाज में आप देखेंगे तो करोड़्स में कमा लेते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। तो तब लगता है कि यार जो मेहनत से 10-15 लाख कमा रहा है उसको टैक्स भरना है, और जो करोड़ों में कमा रहा है उसको टैक्स नहीं भर रहा। तो उसके 2 रीजंस है। पहला एक है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगना एक थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू है इंडिया में, तो वो उसमें वो पॉलिटिकल इलेक्शन ये एस्पेक्ट उसमें आ जाते हैं, राइट। उसको हम अगर बाजू में रखें, वो उसके ऊपर हम कुछ बोलेंगे, उसको बाजू में रखें, तो मेरिट बेस पे क्या आर्गुमेंट हो सकता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स न लगाने के लिए? तो एग्रीकल्चर जो है ना वो बहुत बार नेचर के वेगारीज के ऊपर होता है, मतलब वो अनसर्टन होता है। तो आज आपने ग्रेप का एक्सपोर्ट कर लिया, नेक्स्ट ईयर कुछ प्रादुर्भाव हो गया किसी इसका डिसीज़ का, तो पूरा क्रॉप आपका चला गया। तो उसमें है कि आपका जो इनकम में गारंटी नहीं है कंसिस्टेंटली इनकम की, बिकॉज वो नेचर के ऊपर बहुत डिपेंड होता है। ओके इसमें तो वो एक आर्गुमेंट है कि या आप उसको अगर इनकम दिखा रहे हो तो जिस साल इनकम नहीं उसका आप डिडक्शन दोगे उसको। अगर एक साल उसका इनकम हो गया दूसरी साल इनकम ही नहीं होगा तो उसको आप डिडक्शन उसका दोगे क्या? तो एक आर्गुमेंट आता है। तो ये 2 आर्गुमेंट है। तीसरा पार्ट ये है कि एग्रीकल्चर को ग्लोबली आप देखेंगे, डेवलप्ड इकोनॉमीज में आप देखेंगे तो टैक्स लेने की बात बाजू में यूरोप में और अमेरिका में तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करता है एग्रीकल्चर को, बिल्कुल गवर्नमेंट की सब्सिडीज जाती है। तो फिर यहाँ पे बोलता है आप सब्सिडीज देना छोड़ दो, आप उसके ऊपर अगर टैक्स लगोगे तो अल्टीमेटली अन्नदाता है फार्मर, तो आपको इतना बड़ा पॉपुलेशन को आपको सस्टेन करना है तो आपको फार्मिंग टिकाना है। तो ये सारी आर्ग्यूमेंट्स उसमें आ जाते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाना इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल रीजन भी है और बाकी अदर रीजंस भी है। तो इससे अच्छा है कि इंडिया का जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का जो प्रोसेस अभी चल रहा है वो सही ढंग से चल रहा है, और उससे टैक्स ब्रैकेट धीरे धीरे बढ़ेगा। और एग्रीकल्चर के ऊपर भी देखिए टैक्स लगाना ये एक लेवल के आगे हम रुकवा नहीं सकते। इकोनॉमी अगर $5-6 हज़ार पर कैपिटा इनकम जब क्रॉस करेगी इंडिया, तब कुछ ना कुछ 100% मैकेनिज्म तैयार होगा जिससे पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विल बी टैक्स। ओके। तो सर मैंने ना यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी नोटिस करी, जैसे आपकी जो जर्नी थी IRS ऑफिसर, तो जब भी आप लगे थे कब लगे थे सर आप? 2004 के अंदर शायद 2004 में लगे थे। तो उस टाइम पे ना सर डिजिटलाइजेशन नहीं हुई थी इंडिया हाँ। की।
तो उस टाइम पे सर जैसे अब किसी को ITR भरनी भी है तो सारा पेन पेपर वाला काम होता था, और ये नहीं कि एक पेपर ले लिया, 4 5 6 पेपर लगते थे, फिर स्टैम्प्स लगती तब जाके बंदे की ITR होती थी। आज हम 2025 में इजीली अपना लैपटॉप उठाया, ऑनलाइन इनकम टैक्स की साइट पर गए, सीधा सीधा ITR भर दी। तो मतलब ये एक बार इस डिजिटलाइजेशन की जर्नी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये तो आपने खुद एक्सपीरियंस की है। मेरा जब 2004 के बाद जब 2006 में मेरा पोस्टिंग हुआ ना, तब आई रिमेंबर 2006 में मैं संभाजी नगर में था, जो पुराना औरंगाबाद, और 2007 में मैं पुणे में था। जुलाई के महीने में ना हम लास्ट 1 वीक में हम पंडाल लगाते थे बड़ा। ओके। वो पुणे में आप अगर पुणे गए हो तो स्वारगेट के यहाँ इनकम टैक्स ऑफिस है, वहाँ पे बड़ा पंडाल लगाते थे। बाहर हम कुछ हमारे स्टाफ को डिप्यूट कर लेते, कुछ वॉलंटियर हायर कर देते थे, उसको नाम भी दे देते आयकर मेला। ओके। आयकर मेला करके नाम ले देते। पानी, जूस, चाय वाला काउंटर होता था। सैटरडे संडे सुबह शाम लोग लाइन में लगे हैं, ठप्पे मार रहे हैं, कोई 2 4 लोग बैठे हैं उनके क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। इतने लंबे लंबे रजिस्टर्स है, उसके ऊपर नोंद हो रहा है। आज वो सब बंद हो गया ना, वो कंप्लीट बंद हो गया। दूसरी चीज़, उसी समय आप देखेंगे तो इनकम टैक्स ऑफिस में आप जाते थे 2007 8 9 10 11 12 इन सालों में। किसी भी इनकम टैक्स बिल्डिंग में आप जाओगे, दिल्ली में, मुंबई में, गुड़गांव में, तो आपको कॉरिडोर में बहुत सारे लोग, कंसल्टेंट, एडवाइजर्स बैठे हुए दिखते थे, क्योंकि वो हियरिंग के लिए आए हैं, किसी काम के लिए। अभी आप जाके आइए, पूरे कॉरिडोर्स आपको खाली दिखेंगे, कोई नहीं दिखेगा। तो ये हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंस हो गया। Okay. अभी क्या हो रहा है कि पहले क्या होता है, एक छोटा सा आपको एक रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन भी फाइल करना है, तो अगर जबलपुर में फाइल करना है, जबलपुर का केस है, तो जबलपुर के एडवाइज़र को आपका एक एप्लीकेशन तैयार करना है, प्रिंट निकालना है, साइन करना है, वो फाइल में डालना है, फाइल लेके डिपार्टमेंट में जाना है, उसका टाइम लेना है, वहाँ पे बाहर वेट करते बैठना है, फिर वहाँ उस जो ऑफिशियल है उसको मिलना है, उसको देना है, उसका ठप्पा लेना है, फिर आना है। नंबर ऑफ मैन आवर्स कितने लॉस होते थे आप सोचिए। बिल्कुल। ऑल्सो फिजिकली जाने के कारण पॉसिबल नहीं था। आज क्या है, आज हम यहाँ पे बैठे हैं और जबलपुर का केस है, 2 मिनट में अगर आप टैक्स एडवाइज़र हैं तो जबलपुर का आपका क्लाइंट है, यहाँ से 2 मिनट में आप ऑनलाइन उसका इशू सॉल्व करके उसका रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ये जो चेंज हुआ, ये चेंज पिछले 10-15 साल में हुआ। ओके। स्क्रूटनी जब होती थी तो नोटिस जब आता था तो 10 बार आपको डिपार्टमेंट के ऑफिस जाना पड़ता था हियरिंग के लिए। बिल्कुल। वो ऑफिसर आपको बुलाएगा, आप डॉक्यूमेंट देंगे, वो वेरीफाई करेगा और फिर वो डॉक्यूमेंट मांगेगा, फिर आप जाएंगे। आज कैसा है, आज वो ऑफिसर कौन है आपको मालूम नहीं, ऑफिसर को आपका चेहरा मालूम नहीं। नोटिस इशू करने वाला ऑफिसर अलग, क्वेरी रेज करने वाला ऑफिसर अलग, असेसमेंट करने वाला ऑफिसर अलग। बिल्कुल। कंप्लीट फेसलेस मैकेनिज्म लाया है। ऐसा इसलिए हुआ ना सर कि सारी चीज़ें डिजिटल हो गई। डिजिटल लाइक कि पहले अब पैन कार्ड, आधार कार्ड की वेरिफिकेशन, मान लो कि पर्सन की वेरिफिकेशन तो करनी है, तो आज के टाइम में मतलब आधार कार्ड सब कुछ ऑनलाइन हो गया। पहले नहीं थे, पैन कार्ड ऑनलाइन हो गया, तो आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट आ गया, पैन कार्ड का ऑनलाइन कॉन्सेप्ट आ गया। साथ साथ सर जैसे बैंक अकाउंट्स है, अब जैसे अब मेरे को ट्रांजेक्शन करनी है, ये बैंक अकाउंट भी डिजिटल हो गए। पहले सब कुछ कैश में चलता था, अब सब कुछ डिजिटल हो गया। तो एक पूरा का पूरा जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब इस पूरे कंप्लीट सर्किट बोलें तो इससे सबकी सारी की सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है। राइट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप IRS ऑफिसर थे, सारा का सारा आपने पूरी जर्नी देखी डिजिटलाइजेशन की, तो आपको एक पूरा का पूरा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। आपने टैक्स बडी स्टार्ट करी कि आपको टैक्स की नॉलेज है, IRS ऑफिसर थे, साथ साथ सारी की सारी चीज़ें डिजिटल हो गई, तो आपको एक दिमाग में थॉट आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोला जाए। हाँ, यस। तो एडवांटेज में देखो, हर एक को, एवरीबडी स्टार्ट्स विथ अपना कुछ ना कुछ। किसी को टेक्नोलॉजी का एडवांटेज होता है, किसी को डोमेन का एडवांटेज होता है, राइट। तो ये एडवांटेज तो था, डोमेन का एडवांटेज था मेरे पास। लेकिन क्या होता है कि ना, कुछ चीज़ों ना कुछ चीज़ों का टाइमिंग होता है। तो दैट टाइम वो टाइमिंग था इस चीज़ में आने का। और क्या होता है, टैक्सेशन ऐसी चीज़ है ना, इसमें ट्रस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तैयार होता है, इसमें टाइम लगता है। लेकिन एक बार ट्रस्ट तैयार हो गया ना, तो अंडू भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो वो आपकी फिर वो इनविजिबल एसेट बन जाता है, जो हम अभी टैक्स बडी में देख रहे हैं। कि टैक्स बडी में अभी क्या है कि वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी हो रहा है, हमें अप सेलिंग हो रहा है। मतलब अभी हाई वैल्यू यूजर्स आ रहे हैं। अभी मतलब 1 लाख प्लस वाले इन्वाइसेस हमारे 4 साल पहले एक भी नहीं था। अभी 1 लाख प्लस वाले हमारे बहुत इन्वाइस, मतलब थाउजेंड्स ऑफ इन्वाइस रेज हो रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ जो है ना, ये धीरे धीरे हो जाती है। तो ये तो पहला एडवांटेज था, डोमेन का एडवांटेज था, वो सही बात है। और लेकिन वो डोमेन के एडवांटेज के साथ आप बोलते हैं ना कि सही समय पे सही जगह रहना, तो वो समय पे आई वॉज फॉर्चुनेट कि वो इकोनॉमी के और इसके वो मैट्रिक्स में सही समय पे मुझे वो एक्सपोजर मिला, मैं वहाँ पे था, और ये मैंने शायद उस समय स्टार्ट कर दिया। ओके। राइट। तो सर जैसे आपको सारी की सारी चीज़ों की नॉलेज है, अब सर अगर हम टैक्स की बात करें, मेरे को टैक्स भरना है तो मैं टैक्स बडी पे जाऊंगा, इजीली अपना टैक्स भर सकता हूँ। ऐसे ही मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर भी होंगे, क्योंकि सर इस दुनिया में जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं बैंकिंग का कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई कॉम्पिटिटर तो होगा ही। तो ऐसे ही आपके साथ है, ऐसे ही एडिटर्स के साथ है, सबके साथ कंपटीशन तो है ही मार्केट में। पर आप अपने कंपटीशन से एक स्टेप आगे कैसे रह सकते हैं? देखिए क्या होता है कि कंपटीशन ऐसा है कि हम फॉर मैनकाइंड, कि ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं कि जिस समय पे कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने वाला कोई अदर प्रोवाइडर नहीं है। तो कंपटीशन तो इटर्निटी से है, रहेगी, आगे भी रहेगी कंटिन्यूस। मेरा लॉजिक ये है कि अपने को कस्टमर को देखना है। मेरे सामने है कि मेरे सामने जो कस्टमर है वो जो टैक्स फाइलर है, टैक्स पेयर है, उसको टैक्स कंप्लायंस में दिक्कत क्या आ रही है, उसको टैक्स एडवाइजरी में दिक्कत क्या आ रही है। ये दिक्कत ये है कि इंडिया का टैक्स एडवाइजरी इकोसिस्टम एक कॉमन है। वो जिस तरीके से टैक्स बेस इंडिया का बढ़ रहा है उस तरीके से नहीं बढ़ रहा। टैक्स बेस यहाँ से यहाँ तक गया, टैक्स एडवाइजरी इकोसिस्टम यहाँ से यहाँ तक ही है। बिल्कुल। तो अभी अभी आपने बताया 2018 में 3 करोड़ 17 लाख का आपने नंबर बताया, अभी 8 करोड़ 70 लाख का नंबर है। इतने टैक्स फाइलर्स इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो लेकिन एट द सेम टाइम ट्रांजैक्शन टैक्स कॉम्प्लिकेशन कंप्लायंस का बर्डन भी बढ़ रहा है। तो ये जो एडिशनल जो न्यू एंट्रेंट है टैक्स इकोसिस्टम में, उनको करेक्ट एडवाइस मिलने का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स एडवाइजरी इकोसिस्टम के बैंडविड्थ के प्रॉब्लम के कारण आ रहा है। उनके पास बैंडविड्थ ही नहीं है उनको एड्रेस करने के लिए। तो उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज टेक्नोलॉजी। तो आप ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ करो कि अगर किसी को खुद फाइल करना है तो उसको आप एआई से हेल्प करो, उसको आप टेक्नोलॉजी से हेल्प करो कंप्लीट। और अगर किसी को, और टेक्नोलॉजी से हेल्प मतलब क्या है कि उसको प्रैक्टिकली, अगर टैक्स बड़ी पे कोई आता है डीआईवाई फाइलिंग में, प्रैक्टिकली उसको कुछ नहीं करना, वो आता है, सिर्फ उसको कोई ह्यूमन बीइंग नहीं दिखता, बिल्कुल। एडवाइस मिलता है उसको, टैक्स सेविंग के सॉल्यूशंस मिलते हैं, उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग उसको सामने नहीं दिखता। ओके। राइट। लेकिन इसलिए वो डीआईवाई, लोग डीआईवाई में आता है तो उसको कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। और दूसरा सपोर्ट ये मिलता है कि इवन ही वो डीआईवाई में आता है तो उसको वो रिटर्न फाइलिंग के बाद कोई भी क्वेरी आता है, कोई भी नोटिस आता है, तो टैक्स बॉडी विल टेक केयर ऑफ इट टिल इट्स रिजोल्यूशन विदाउट चार्जिंग सिंगल रुपी। ओके। वो ओनरशिप लेता है। और दूसरा होता है असिस्टेड। असिस्टेड में क्या होता है कि असिस्टेड में आपको एक एक्सपर्ट जो होता है ना, उसका असिस्टेंट मिलता है। टैक्स बडी के इज हैज बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ टैक्स एक्सपर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो ऑल ओवर इंडिया मोर देन 2000 प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट हमारे पार्टनर हैं, तो हमारे ऑफिशियल पार्टनर है आफ्टर ड्यू डिलीजेंस एंड एवरीथिंग। तो यूज़र जब आता है असिस्टेड कंप्लायंस को, तो उसका 70% वर्क हम ऑटोमेशन से करते हैं, फिर उसको एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, एक्सपर्ट वो पूरा वेरीफाई करता है और उसको ओके करता है। क्या होता है, जब आपके कुछ हायर ट्रांजैक्शन होते हैं, आपके बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आपको ना तसल्ली चाहिए होती है, मैहुना टाइप, कि हाँ आई एम इन सेफ हैंड, समबडी हैज चेक्ड इट, ओके। तो क्या होता है कि जब सपोज आपका बिजनेस इनकम है, आपका थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है, तो आपको ना एक तसल्ली चाहिए होती है, कि जिसको मैं बोलता हूँ एक मैहुना अप्रोच, कि यू आर इन सेफ हैंड। तो उसके लिए बहुत हमने देखा कि असिस्टेड का कंप्लायंस को एक्सपेक्ट करने वाला बहुत बड़ा इंडिया में क्राउड है। ओके। तो अभी टैक्स बडी में, और वो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड असिस्टेड कंप्लायंस करना बहुत मुश्किल काम है, कि इतना बड़ा नेटवर्क तैयार करो और ये नेटवर्क को आप अपने प्लेटफॉर्म में इस प्रकार इनकॉर्पोरेट करो कि एक लेवल तक ऑटोमेशन से जाए और सही समय पे एक्सपर्ट की एंट्री हो, वो रिव्यू करे और फिर उसकी एंट्री एग्जिट हो। ये इम्प्लीमेंट करना बहुत चैलेंजिंग है। तो टैक्स बडी में हमने ये पॉसिबल किया। तो अभी इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट नेटवर्क और
सबसे बड़ा यूज़र बेस इन एक्सपर्ट असिस्टेड फाइलिंग टैक्स बॉडी ने जनरेट किया है इंडिया में। तो ये एक है। और दूसरा DIY में AI का आता है। तो हमारा AI के लिए टैक्स बॉडी के पास 28 इंजीनियर है। बहुत अच्छा और कंप्लीट AI फोकस किया है कि अभी हमने बोला AI तो इलेक्ट्रिसिटी बनने वाला है। तो सर कुल मिला के अगर हम ये बात करें कि लाइक कि मेरे को अपनी ITR भरनी है, मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट एक CA को कॉल करूँगा। अगर मैं CA को कॉल ना करके मैं टैक्स बॉडी पे आता हूँ तो मेरे को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इसलिए मिलेगा कि पहली चीज़ है कि एक्यूरेसी आपको यहाँ ज़्यादा मिलेगी। रीज़न ये है कि जो काम मशीन कर सकता है वो मशीन ही कर रहा है, इवन असिस्टेड में भी। ह्यूमन एरर की जो पॉसिबिलिटी है वो कम कर दिया हमने। और दूसरी चीज़, एक तो एक्यूरेसी बढ़ गई, दूसरी चीज़ यहाँ पे फोकस दिया है सेविंग को। सेविंग जो होता है, जैसे आपका ट्रेडिंग का इनकम है, पियोफेनो का इनकम है, राइट, या फिर आपका बिजनेस का इनकम है, तो आप जो जो एक्सपेंसेस कैम कर सकते हो बहुत बार आपको कोई बताता नहीं है, राइट, और ये आप सही आपको गाइडेंस नहीं देता। इसका इम्प्लीकेशंस बहुत होता है। अगर आपका ट्रेडिंग इनकम है, बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल इनकम है, तो जो सेविंग हो जाता है ना वो थाउजेंड्स में हो जाता है। आपको प्रॉपरली अगर किसी ने गाइड किया तो 50-60 हज़ार का सेविंग हो सकता है आपका। तो ये जो एक दूसरा है वो सेविंग का गाइडेंस हो जाता है। और तीसरा जो है ना, फाइलिंग के बाद हम उसको बीच मझधार में छोड़ते नहीं हैं। इवन DIY में भी, ये असिस्टेड में तो आप छोड़ दीजिए, असिस्टेड में तो हम पोस्ट फाइलिंग सपोर्ट देते हैं, DIY में भी हम देते हैं। तो प्रैक्टिकली जो भी टैक्स बडी के थ्रू फाइल करता है DIY में, मतलब डू इट यूर सेल्फ, मतलब खुद होके, या फिर असिस्टेड में किसी एक्सपर्ट के असिस्टेंस, कैसा भी फाइल कर लेता है रिटर्न इनकम टैक्स का टैक्स बडी के थ्रू, उसको कंप्लीट उस साल के रिटर्न ऑफ इनकम के अगेंस्ट कोई भी नोटिस, कोई भी क्वेरी कभी भी आए तो उसका कंप्लीट रिजोल्यूशन तक टैक्स बॉडी उसको सपोर्ट देता है विदाउट चार्जिंग सिंगल रुपी। इससे उसको एक तसल्ली मिलती है कि ये लोग ओनरशिप ले रहे हैं, कि एक करेक्ट फाइल करेंगे, एक्यूरेट फाइलिंग करेंगे, और फाइलिंग के बाद भी कुछ होता है तो देर इज समबडी एट द बैक ऑफ मी टू टेक केयर ऑफ माई इश्यूज। तो इससे ट्रस्ट जो है ना सीमेंट हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ओके, कुल मिला के सर आपने पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस टैक्स बडी में डाल दिया। जो भी आपकी लर्निंग्स थी, सारा का सारा, जो भी आपने चैट बोट्स बनाए, मतलब जो भी आपने AI के अंदर एनहांसमेंट करी, आपकी पूरी लाइफ की जर्नी लगी हुई है उसके ऊपर। जो भी आपने पढ़ा, कुल मिला के आपने मतलब सारा का सारा प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ कर दिया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। तो मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगा, बाकी कोई भी अगर किसी को भी अपनी ITR फाइल करनी है, GST फाइलिंग करनी है, तो वो टैक्स बडी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।